हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत तुलनात्मक विश्व संविधान वाला सब्जेक्ट चल रहा था, जिसमें क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस आज हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, स्विस एग्जीक्यूटिव के और उससे संबंधित सभी तथ्यों पर आज हम पूरे विस्तार से और एकदम व्यवहारिक रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए। आइए बढ़ते हैं सेशन में आगे। ये सेशन जो चल रहा है, इसमें कंटेंट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं, जिससे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का जो है सिलेबस भी कवर हो जाए। इससे क्लियर है। और एक बात और एडिशनली बता दूं मैं आप लोगों को कि ये जो सिलेबस चल रहा है, ये जो सब्जेक्ट चल रहा है तुलनात्मक विश्व संविधान का, कुछ यूनिवर्सिटियां इसे बीए फर्स्ट ईयर में भी कवर कर रही है और बीए सेकेंड ईयर में दूसरे नाम से विश्व संविधान के नाम से भी कवर कर रही है। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी रूप में यदि आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है, या चाहे आप किसी भी ईयर में हो, आप बिल्कुल इसे फॉलो कर सकते हो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। यदि आप में से कोई भी छात्र कोई अन्य सब्जेक्ट ढूंढ रहा है, तो बीए या बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किसी भी ईयर से संबंधित वो सभी सब्जेक्ट जो है हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके और अपने एग्जाम में रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रज्ञान हिंदी नाम का नया यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है और वहां पर क्लासेस भी कंटिन्यू कर दी गई है। टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज के नाम से वहां पर अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है, जिसमें लगभग 4,000 के समथिंग क्वेश्चनों पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी डिस्कस चल रहा है। इसके तुरंत बाद ही जो है हम डिटेल में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट या इकोनॉमी, इथिक्स या जनरल हिंदी इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्टों पर भी चर्चा करेंगे और डिटेल में करेंगे नोट्स के साथ में। ठीक है ना, जिससे कि आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे और देखते हैं ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये सिलेबस है ना, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस चल रही है और जिसमें अभी तक आपका 2 यूनिट कवर हो चुकी है, 2 यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट। बेसिकली थर्ड यूनिट भी हम स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, जिसमें एक टॉपिक हो चुका है स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण और इसकी विशेषताएं। 2 सेशन आपको थर्ड यूनिट पर मिल चुके हैं अलग अलग, और आज बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की। और इसी प्रकार से विधायिका, न्यायपालिका आदि आदि जो भी सब टॉपिक दिख रहे हैं आपको, सभी पर चैप्टर वाइज चैप्टर जो है क्लासेस होती रहेगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपने सिलेबस में भी देख लिया अभी कहां पर है, सिलेबस में क्या स्थिति है हमारी। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट में जरा देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के अंतर्गत हम आपको ये सभी पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विस संघीय सरकार के संगठन की, कि जो संघीय सरकार है स्विट्जरलैंड की, उसका संगठन किस प्रकार से होता है, मतलब संगठन में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम व्याख्या पर बात करेंगे, उसके बाद में उन सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनके वेतन, विशेष अधिकार या उन्मुक्तियां क्या होती है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की स्थिति क्या होती है, ये सारी बातें हम संगठन में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में सेकेंड बिंदु पर आएंगे तो उसमें देखेंगे कार्य और शक्तियों के बारे में, कि इन सदस्यों को क्या क्या कार्य और शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे कार्यपालिका के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त होती है, विधायिका के संबंध में, वित्तीय संबंध में, कैंटन संबंधी अधिकार या समकालीन शक्तियां, ये संकटकालीन शक्तियां, माफ कीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्विस संघीय सरकार का संगठन। बेसिकली दोस्तों, यदि आप देखिए अभी स्विट्जरलैंड के संविधान पर या स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था पर 2 सेशन हमारे इससे पहले हो चुके हैं, और यदि आप उन सभी सेशनों को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो 100% आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। बहुत स्मूथ आपका ये सेशन जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि चैप्टर वाइज चैप्टर जिस प्रकार मैं सेशन ले रहा हूं आप लोगों के, तो आपको वो सेशन भी क्रम अनुसार देखने चाहिए, जिससे किसी भी टॉपिक में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आसानी से वो टॉपिक समझ आए आप लोगों को। ठीक है ना। तो स्विस संघीय सरकार, अब स्विस संघीय सरकार की बात आ रही है, यहां पर हम 7 सदस्यों की संघीय जो परिषद होती है ना, उस परिषद की चर्चा करने वाले हैं। वो कार्यपालिका में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होगा। बेसिकली जब आप बात करते हैं भारत की या अमेरिका की, तो यहां जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है
है ना, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन भारत की बात करोगे तो वो अप्रत्यक्ष रूप से यूज करता है उन शक्तियों का, मतलब कि एक नाम मात्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, लेकिन उस संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जब कार्यपालिका की बात करेंगे तो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्र अध्यक्ष के पास होती है। तो ये अध्यक्ष कौन होता है भाई, ये अध्यक्ष ही, यहां पर हमने उसी दिन बात, कल वाले सेशन में बात की थी और परसों भी बात की थी कि स्विट्जरलैंड के संविधान के अंदर, स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में जो अध्यक्ष होते, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वही प्रधानमंत्री होते हैं, मान लीजिए, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का प्रमुख नेता होता है वही राष्ट्रपति का पद धारण करता है। ये पूरी प्रोसेस समझी थी हम लोगों ने, इसका इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, कौन व्यक्ति होता है, क्या संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये सारी चर्चाएं हम पिछले सेशनों में कर चुके हैं, है ना। तो आज हम उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे, उसके आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के अंतर्गत उन 7 सदस्यों की संघीय परिषद की, जो कि अपने आप में राष्ट्रपति होते हैं। 7 सदस्य राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि 7 सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है, वही राष्ट्रपति होता है, अगले साल उसको हटा करके कोई दूसरा बन जाता है। 7 सदस्यों में क्रम अनुसार ये प्रक्रिया चलती रहती है, और किस प्रकार चलती सेशन में आगे समझने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्विस संगठन के अंतर्गत व्याख्या पर चर्चा कर ले, ताकि इस टॉपिक की भूमिका हमारी तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हुए और व्यवहारिक रूप से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके दोनों काम हो जाए, समझ भी आ जाए और एग्जाम के लिए बेहतर कंटेंट भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो स्विस संविधान के अनुसार या स्विट्जरलैंड के संविधान में एक आर्टिकल है 175, क्या है, आर्टिकल 175। तो आर्टिकल 175 के अनुसार कहा गया है कि संघीय सरकार में, संघीय सरकार मतलब समझ रहे ना, केंद्र सरकार में 7 सदस्य होंगे, 7 सदस्य होंगे, और यही एक अनूठा संविधान है जिसमें 7 सदस्य मुख्य परिषद में हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति मान लीजिए या अमेरिका के राष्ट्रपति मान लीजिए, तो वहां पर एक ही व्यक्ति प्रमुख होता है। हाँ, उनके सपोर्ट के लिए उपराष्ट्रपति अवश्य होते हैं, तो यहां पर भी होते हैं, लेकिन 7 सदस्यों की एक कमेटी होती है यहां पर, जो संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन करती है, ठीक है। फिर ध्यान सुनते चलिएगा, पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो संघीय सरकार में मतलब केंद्र सरकार में 7 सदस्य होंगे, ठीक है, और इन 7 सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो संसद के दोनों सदन मिलकर के करेंगे। इन 7 सदस्यों का चुनाव संसद के दोनों सदन मिलकर के करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि संसद के जो दोनों सदन मिलकर के इन 7 सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं, इन 7 सदस्यों में संसद के दोनों ही सदस्य, दोनों ही जो सदन के जो सदस्य है वो इनमें भाग नहीं लेंगे। मतलब ये कि इन 7 सदस्यों में संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ फिर इसका, तो ये 7 सदस्य कहां से आएंगे भाई, बाहर से आएंगे। कहां से आएंगे, बाहर से आएंगे। बात समझ आई आपको। जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, अब जब बात करते हैं कार्यपालिका की, तो भाई कहां से, विधायिका में से ही मेंबर उठ करके कार्यपालिका में चले जाते हैं, यही होता है ना। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के इनका चुनाव जरूर करती है, लेकिन इन दोनों ही सभाओं में से सदस्य नहीं होना चाहिए, बाहर से आना चाहिए, उनका चुनाव करेंगे ये। क्लियर हुई पिक्चर, ठीक है। तो हालांकि ये जो चुनाव हुआ है ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत हुआ है। क्यों हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब होती, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जब जनता खुद उनको चुनकर लाती, मतलब इन 7 सदस्यों को जनता खुद चुनती, समझ रहे। लेकिन जनता ने इनको नहीं चुना, किसने चुना, संसद के दोनों सदनों ने चुना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते, फिर भी ये नहीं कह सकते कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। क्यों, क्योंकि जो ये 7 सदस्य है ना, ये 7 सदस्य जनता के इतने नजदीक रहते हैं, इतने ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, कि जनता को लगता ही नहीं है कि ये 7 सदस्य अप्रत्यक्ष चुन करके आए हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुनकर आए हैं। जनता मानती है कि इनको हमने खुद ही चुना है। और इसके अलावा इसकी एक वजह और भी है कि जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान निर्माता थे, वो चाहते थे कि जो संघीय परिषद है, जिन सदस्यों की हम बात कर रहे हैं ना, 7 सदस्यों की, उन 7 सदस्यों को क्या बोलते हैं, हम संघीय परिषद बोलते हैं। तो इन संघीय परिषद के चुनाव को चुनाव में जो राजनीतिक दलबंदी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देश को चलाने वाला जो प्रमुख परिषद है वो कौन है, संघीय परिषद ही है, ये 7 सदस्यों की।
तो ये प्रमुख पद है। तो इस प्रमुख पद में राजनीतिक दलबंदी नहीं होना चाहिए, कि राजनीतिक दलों का इसमें विशेष प्रभाव नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा वो चाहते थे कि इस परिषद में ज्ञानी लोग आए, जिनको राजनीति का ज्ञान है, अच्छा खासा अनुभव है, वही लोग इसमें चुने जाए। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने प्रत्यक्ष चुनाव की अपेक्षा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया था, संघीय परिषद को लेकर के। क्लियर हुआ? अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आप लोगों को ये पूरी कहानी, जिससे आपको और अंदर उतर जाएगी। देखिए, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 175 में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र के स्तर पर 7 सदस्य होंगे जो शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे, और उन 7 सदस्यों को हम बोलेंगे संघीय परिषद। और इस संघीय परिषद का जो चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, मतलब 7 सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो संसद के दोनों सदस्य मिलकर करेंगे। ठीक है, इसमें एडिशनली याद रखना कि इन 7 सदस्यों में संसद के दोनों सदस्यों से सदस्य नहीं होना चाहिए, बाहर से होना चाहिए। ये चुनाव हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जनता इतनी नजदीक रहती है इनके कि उन जनता को लगता ही नहीं है, बल्कि जनता को लगता है कि ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही आए हैं। इसके अलावा संविधान निर्माता चाहते थे कि जो संघीय परिषद है इसे हम राजनीतिक दलबंदी से दूर रखें। इसके अलावा इस परिषद में जो राजनीतिक ज्ञान और अनुभव वाले लोग हैं वही इसमें आ पाए। इन्हीं सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को इसके अंतर्गत अपनाया गया था। दैट्स ऑल। इसके बाद में सेकंड बिंदु पर अगर बात करें, सेकंड बिंदु जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे योग्यता की। भाई, इन जो 7 सदस्य आ रहे हैं इनकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो योग्यता दैट मीन्स क्वालिफिकेशन, कि जो सदस्य हैं स्विट्जरलैंड के संघीय परिषद में, या 7 सदस्य जो इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो इस परिषद में आना चाहते हैं, उन सदस्यों में कौन कौन सी विशेषताएं या योग्यताएं होनी चाहिए? तो स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होना जरूरी नहीं है। एक बात दिल और दिमाग में उतार लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रीय परिषद मतलब संसद का सदन, संसद का कोई सा भी सदन मान लीजिए आप। अब यहां पर एक विशेष बात है, सुनिएगा क्या कहा यहां पर, कि यदि आप संघीय परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप संसद के किसी सदन के सदस्य हो। लेकिन इसमें कोमा भी है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप उस राष्ट्रीय परिषद मतलब संसद के किसी सदन के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। यह बहुत जरूरी है। सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस सदन का सदस्य होने की जो योग्यता है वो पूरी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी कहीं जाकर के आप संघीय परिषद के सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि आप संसद के किसी सदन के सदस्य हैं और फिर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक लड़ सकते हो, लेकिन जैसे ही आप चुनाव लड़ने जाओगे तो आपकी इधर की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? और कुछ विशेष योग्यता है वो सामान्य सी है, जैसे कि एक तो स्विट्जरलैंड का नागरिक होना जरूरी है। क्या जरूरी है? स्विट्जरलैंड का नागरिक होना जरूरी है, आवश्यक पात्रता। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद के लिए पात्र होना जरूरी, जैसा मैंने अभी कहा कि भाई इसका सदस्य होना जरूरी तो नहीं है, नहीं होगे तो भी चलेगा, लेकिन योग्यता आपके अंदर होना चाहिए राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनने की। इसके अलावा संघीय विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा चुना जाना। ठीक है, तो संघीय विधानसभा मतलब समझिएगा कि जो संसद है, केंद्र स्तर की संघीय जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा वो व्यक्ति चुना गया हो। दूसरी बात, इसके अलावा पूर्ण बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा चुना गया हो, मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से पूर्ण बहुमत से आया हो। तो इस प्रकार से अगर ये सारी योग्यता उस व्यक्ति के पास है जो स्विट्जरलैंड का निवासी है, तो एग्जैक्टली वो संघीय परिषद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा अन्य जो एक कार्यकाल भी बड़ी भूमिका निभाता है ना। संघीय सरकार के संगठन में कार्यकाल, तो जो 7 सदस्य चुनकर आ रहे हैं उनका कार्यकाल क्या होगा? तो बेसिकली अगर बात करूं तो 4 साल का कार्यकाल होता है इनका। क्या होता है दोस्तों? 4 साल का कार्यकाल होता है, 4 वर्ष कार्यकाल होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस सरकार से वो चुनकर आए हैं उस सरकार
ने कहीं ऐसा ना वो सरकार गिर गई हो, सरकार गिर जाती है तो इनको भी जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। जब नई सरकार बनकर के आती है तो संसद के दोनों सदन मिलकर के फिर से नई संघीय परिषद का निर्माण करते हैं, है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसके अलावा यदि इनमें सातों सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया या किसी और कारण से वो पद खाली हो गया तो संघीय जो सभा है, मतलब दोनों सदन, संघीय सभा मतलब संघीय संसद, है ना, तो वो उनके दोनों सदन शेष समय के लिए, बचे हुए समय के लिए, अरे भाई 4 साल का समय था, उससे पहले कोई एक या दो व्यक्तियों ने दो पद खाली हो गए किसी कारण से, तो वो जो बचा हुआ समय है उसके लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाएगा। कौन करेगा? तो बिल्कुल रिपीटेशन होगा, शुरू से होगा, बिल्कुल जीरो से एबीसीडी होगी ना, याद रखिएगा। कहां से? संसद के दोनों सदन फिर से 2 सदस्यों का चुनाव करेंगे यदि 2 पद खाली हुए हैं तो बिल्कुल शुरू से, जिस प्रकार से इन 7 सदस्यों का चुनाव हुआ था उसी प्रकार से नए सदस्यों का चुनाव होगा बचे हुए टाइम के लिए। इसके अलावा संघीय परिषद के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि इस परिषद में ये फिक्स नहीं है कि आप वापस चुन करके नहीं आ सकते, वापस चुन करके नहीं आ सकते। हाँ एक बात है ना, वापस इसमें रिपीटेशन होता है, बिल्कुल आ सकते हो बार बार चुनकर आप, ठीक है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं कि आप कितनी बार निर्वाचित होकर के आते हो। और इसीलिए तो ये सदस्य, मतलब इस संघीय परिषद के सदस्य बार बार चुन करके आने के कारण ही इनको एक अच्छा अनुभव हो जाता है राजनीति का, देश चलाने का, और उस अनुभव और योग्यता का फायदा किसको मिलेगा? देश को मिलेगा। ये संविधान निर्माता यही चाहते थे। इसके अलावा संगठन के अन्य तत्वों में एक वेतन विशेषाधिकार उन्मुक्तियां भी आती हैं। भाई जिन सदस्यों की हम बात कर रहे हैं उनको वेतन विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो संघीय परिषद के प्रत्येक सदस्य को 80,000, ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी कहा कि संघीय परिषद में कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। कितने? 7। उनमें से एक अध्यक्ष होगा, सातों में से एक अध्यक्ष होगा। विशेष बात यह है कि सातों सदस्यों के पास बराबर की शक्तियां होती है, बराबर की शक्तियां होती है, ठीक है ना। बस उनमें से वो सातों मिलकर के किसी एक को अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए। फिर अगले साल किसी और की बारी आएगी, इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल सदस्य है, 7 सदस्य, उनको 80,000 फ्रैंक सैलरी मिलती है वार्षिक तौर पर। 80,000 फ्रैंक वार्षिक वेतन बोले तो अगर इंडियन रुपी में कैलकुलेट करें इसको तो समथिंग अभी अगर वर्तमान रेट का मैं बोलूं तो एक फ्रैंक इजिकल टू आई थिंक 95.5 समथिंग कुछ है, एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ 95 रुपए से ज्यादा है, कुछ पैसों में ज्यादा है। तो मतलब हाँ 95 रुपए इजिकल टू एक फ्रैंक, तो 80,000 फ्रैंक, है ना, 80,000 फ्रैंक का लगभग लगभग होगा यहाँ पर 76 लाख समथिंग, 76 लाख के समथिंग होगा, अराउंड होगा, ठीक है। तो आप इसको एक मोटा मोटा ले लीजिए कि लगभग 78 लाख के समथिंग मान लीजिए, 68 लाख के समथिंग मान लीजिए, वो भी वार्षिक वेतन, 68 लाख रुपए वार्षिक, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। अन्य देशों के अध्यक्षों से अगर कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ के अध्यक्ष की वेतन जो है बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए, तो लेकिन इसके अलावा एक बात और इसमें एडिशनली याद रखना आप लोग कि जो सदस्य है उनकी 80,000 फ्रैंक होगा, और जो अध्यक्ष है, जिसे अध्यक्ष बनाया गया है, उसे 10,000 फ्रैंक ज्यादा मिलते हैं, मतलब 90,000 फ्रैंक मिलते हैं वार्षिक रूप से, साल में एक बार, ठीक है। तो पद से निवृत्त होने पर उन्हें वेतन का 40 से 60% पेंशन दी जाती है, लेकिन ये ऐसे नहीं दी जाती है। पद से निवृत्त होने पर यदि 55 साल की उम्र वो पूरा कर चुका हो, इसके अलावा कंडीशन रहती है यहां पेंशन लेने की, 55 साल से ज्यादा की उम्र उसकी हो गई हो, या फिर इसके अलावा कम से कम 10 साल वो इस पद पर रहा हो, संघीय परिषद का सदस्य रहा हो, ठीक है, 10 साल तक लगातार। तो और उसके बाद उसकी यदि सेवानिवृत्ति होती है तो उसे उसकी सैलरी का 40 से 60 के बीच में जो भी उचित होगा वो प्रतिशत उसको पेंशन दी जाएगी। संघीय परिषद के सदस्यों को लगभग वही विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती है जो संघीय सभा मतलब संसद के जो सदस्य होते हैं उनको मिलती है। अपने कार्यकाल में किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मतलब ये सेना से मुक्त रहते हैं।
ठीक है, तो ये इनके विशेष अधिकार हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा लास्ट पॉइंट संगठन के अंतर्गत बचता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये कहानी बड़ी रोचक है, या सुनिए इस कहानी को भी। संघीय सभा के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में, संघीय सभा के मतलब संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय परिषद के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को एक वर्ष के लिए चुन लेते हैं। ठीक है, जो 7 सदस्य हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। संघीय परिषद का अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड राष्ट्रमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, जो इन 7 सदस्यों में से जो अध्यक्ष बनेगा वही यहाँ का राष्ट्रपति होगा। वह एक से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात एडिशनली दोस्तों इसको याद रखना बहुत अच्छे से, कि जो 7 सदस्यों में से जो अध्यक्ष बनकर आ रहा है वही राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो सदस्य लगातार 2 वर्षों के लिए नहीं आ सकता है, 1 वर्ष के लिए आएगा। लेकिन हाँ, 1 वर्ष का गैप देने के बाद में फिर से वो आ सकता है। मतलब इस प्रकार से बार बार आ सकता है लेकिन लगातार नहीं आ सकता। बार बार में और लगातार में फर्क होता है ना। तो लगातार नहीं आ सकता लेकिन हाँ बार बार आ सकता है। और बेसिकली अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो इसमें जो है ज्येष्ठता के नियम का ध्यान रखा जाता है। जब संसद के दोनों सदन संयुक्त बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं, तो उस वक्त ज्येष्ठता के नियम का भी ध्यान रखा जाता है कि इस 7 सदस्य में ज्येष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है। सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो जो बड़ा होता है उसे ये पद मिल जाता है बेसिकली। लेकिन व्यवहार में ऐसा कम देखने को मिलता है, बल्कि यहां पर क्रम से सभी का नंबर आए ऐसा कुछ प्रयास किया जाता है। और वैसे ज्येष्ठता का ध्यान भी रखा जाता है। तो दोनों को ही मिक्स कर देते हैं भाई, क्रम भी चलता रहे और ज्येष्ठता का भी ध्यान रखे, तो इसमें एक बैलेंस बना रहे, सभी लोगों को, जो भी 7 मेंबर है सभी को ये मौका मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए लगातार किसी व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति या अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। और बेसिकली जो बेसिक नियम है वो क्या है, जो उपाध्यक्ष होता है ना वही अगले साल अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, यहां पर एक व्यवहारिक 95% जो चलता है नियम वो क्या है, स्विट्जरलैंड में जो उपाध्यक्ष होता है वही अगले साल अध्यक्ष बन जाएगा और एक नए उपाध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। फिर उसके दूसरे साल में जो नया उपाध्यक्ष आया था वो अध्यक्ष बन जाएगा और फिर नए उपाध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट भी नहीं था कि समझ में ना आए, एकदम इजी था। ठीक है ना। अब हम जरा बात करेंगे इसके कार्य और शक्तियों की, कि भाई इनके पास में क्या क्या कार्य और शक्तियां इनको प्राप्त होती है, क्या क्या कार्य और शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब चूंकि कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, इंपोर्टेंट परिषद की बात कर रहे हैं जो पूरे देश का संचालन करती है, तो फिर उसमें संपूर्ण तथ्यों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कार्य और शक्तियों के अंतर्गत जैसे मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, भाई हम इसकी कार्यपालिका के संबंध में जो क्या शक्ति है इसके पास में उस पर बात करेंगे। विधायिका के संबंध में मतलब कानून बनाने के संबंध में क्या शक्तियां हैं इसके पास, उस पर चर्चा करेंगे। और यह कहें कि लीगलिटी मतलब कि लीगल क्षेत्र में देख से कि कानून या न्यायपालिका के क्षेत्र में मान लीजिए, ठीक है, न्यायपालिका के क्षेत्र में इसके पास क्या शक्तियां हैं। इसके अलावा भाई जो कैंटन है जिन्हें हम राज्य बोलते हैं, वहां पर कैंटन बोला जाता है, तो उन कैंटनों के संबंध में क्या इनके पास क्या अधिकार है, मतलब ये केंद्र स्तर पर कैंटनों को मतलब राज्यों को किस प्रकार से कंट्रोल या नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में इनके पास क्या अधिकार होते हैं, ये सारे अधिकार जो हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। मैंने ऐसे ही मुंह से बोल के सुना दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब इन 5 पर जो मैंने अभी 5 बताया आपको, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है, उसके बाद में कैंटन संबंधी अधिकार और लास्ट में हम देखेंगे आपातकालीन या संकटकालीन अधिकार। ठीक है, तो ये 5 पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका के संबंध में इनके पास क्या अधिकार होता है, इन 7 मेंबर के पास में। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नीति का निर्धारण। अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में शासन का संचालन ही ये 7 सदस्यों की जो कमेटी होती है, जो परिषद होती है, जिसे हम संघीय परिषद बोलते हैं, ये करती है। तो बेसिकली जो प्रमुख अधिकार है वो भी इन्हीं के हाथ में होंगे, है ना। सरकारी नीति का निर्धारण करने का अधिकार इनके पास ही है। संघीय सरकार सरकारी नीति का लक्ष्य निर्धारित करेगी और ये सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी और उनका समन्वय स्थापित। तो जितने भी कार्य होंगे नीति को बनाने से लेकर के नीति को चलाने और उसमें लक्ष्य हासिल करने, कि किस लक्ष्य को टारगेट करके और नीति का निर्धारण किया गया था, उस लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये कार्य करेंगे। ये इनके पास इनका कार्य भी हो जाता है और ये इनकी शक्ति भी हो जाती है। इसके अलावा ये कार्य कोई और नहीं कर पाएगा। इसके अलावा शासन व्यवस्था का संचालन अब प्रमुख अंग है संघीय परिषद स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में।
तो शासन व्यवस्था का संचालन भी इसके द्वारा ही किया जाएगा और ये कार्यपालिका का एक विशेष अधिकार भी है। तो संविधान के उपबंधों संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेश या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने का जो दायित्व होता है वो संघीय सरकार पर ही होता है। और संघीय सरकार हम किसको कहते हैं? संघीय परिषद को, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। क्लियर है? इस दुनिया में एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के पद को हम परिषद के नाम से जानते हैं। अगर भारत के क्षेत्र में बात करोगे तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बोलकर के आप साइड में हो जाओगे। अमेरिका की बात करोगे तो राष्ट्रपति बोलकर के आप अपना काम निकाल लोगे, है ना। ब्रिटेन की बात करोगे तो वहां पर भी आपको प्रधानमंत्री साहब मिल जाएंगे। एक व्यक्ति के लिए कोई पद नहीं है, एक पूरा, माफ कीजिएगा, पद है, मतलब एक पद के लिए कोई समिति नहीं है, लेकिन यहां पर पूरी समिति है जिसे हम परिषद बोल रहे हैं। एक परिषद है जिसे हम संघीय परिषद, क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति या एक पद नहीं है भाई, इसमें 7 लोग हैं जो समान अधिकार रखते हैं, इसलिए यहां परिषद बोला जा रहा है। संघीय सरकार मतलब वहां की परिषद, ठीक है। तो शासन व्यवस्था चलाने का मुख्य जो कार्य होता है वो इसी का होता है, संघीय सरकार का होता है। इसके अलावा विदेशी संबंधों का संचालन करना हो तो वो भी यही करेंगे। संघीय सरकार विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। संघीय सरकार मतलब 7 सदस्य मिलकर के। विदेशों से संधियां करना हो या उन्हें स्वीकृति के लिए संसद के सामने कुछ प्रस्तुत करना हो, कोई विधेयक हुआ, कोई संधि हुई, विदेशों से कोई डील हो रही है, उस डील को ओके करवाना है, अप्रूव करवाना है, तो वो संसद के सामने पेश करेगी उसको, ठीक है ना। फिर संसद के दोनों सदन मिलकर के निर्णय करेंगे इसको क्या करना क्या नहीं करना है, ये सारी बातें। तो विदेशी संबंधों के संबंध में भी विशेष जो अधिकार होता है वो संघीय सरकार के पास होता है, 7 सदस्यों की कमेटी के पास होता है। इसके अलावा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का कार्य, बाहरी आक्रमण से रक्षा की बात हो या आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की बात हो, इसको हम दायित्व भी कह सकते हैं। तो ये दायित्व जो है संघीय सरकार ही निभाती है और इसके लिए वो अध्यादेश भी जारी कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय जब कभी कार्यकाल ना चल रहा हो संसद का, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर देते हैं कानून की तरह, जैसे है ना संसद में कानून बनाया जाता है, इस तरह से राष्ट्रपति महोदय भी अध्यादेश जारी कर देते हैं कानून के रूप में। इसी प्रकार से ये 7 सदस्यों की जो परिषद है इसको हम संघीय सरकार बोलते हैं, ये अध्यादेश जारी कर देती है अपने कार्यों को संचालन करने के लिए, या देश में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या फिर बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए। इसके अलावा सेना पर नियंत्रण में क्या स्थिति इनकी, तो संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक ना हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से, वैसे स्विट्जरलैंड में सेना का प्रयोग कौन करेगी? संसद के दोनों सदन मिलकर के सेना का प्रयोग करेंगे, वैसे है ना, सामान्य रूप से तो, सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से यही संघीय सरकार के 7 सदस्य ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लें कि जैसे यदि संघीय केंद्र स्तर पर संसद की बैठक ना हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में कौन निर्णय लेगा? तो यही 7 सदस्यों की जो परिषद है यही निर्णय लेगी, जिसको हम संघीय सरकार कहते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर, इनको लगता है कि यार आवश्यकता है और संसद की बैठक नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है कोई अध्यादेश जारी करके या कोई भी नियम लागू करके और ये सेना का पूरी तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विधायी क्षेत्र में क्या शक्ति प्राप्त है? तो विधायी क्षेत्र में संघीय सरकार के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते। ये सारी कहानी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। ये संघीय सरकार या संघीय परिषद के जो सदस्य है ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये फिर भी संसद की बैठकों में ये भाग लेते हैं। और जब ये बैठकों में भाग ले रहे होते हैं तो ये सिर्फ वोट नहीं डालते, बाकी सारे कार्यों में भाग लेते हैं, है ना। संघीय सरकार अपनी इच्छा से विधानमंडल के सामने विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, जैसे अन्य मंत्री विधेयक प्रस्तुत करते ना, इस तरह से ये भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए ना तो 95% विधेयक ये 7 सदस्य मिलकर ही प्रस्तुत करते हैं संसद के सामने। इसके अलावा संघीय सरकार संविधान संशोधन के संबंध में भी विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है ना। एक प्रमुख विधेयक है भाई, संविधान में संशोधन करना है, कुछ चेंज करना है, तो ऐसा विधेयक भी ला सकती है। और लोक निर्णय कराने के लिए प्रस्ताव भी कर सकती है संसद में।
इसके अलावा संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार या नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। और ये जो अध्यादेश या नियम होते हैं ये संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों जैसे ही होते हैं, इतना ही प्रभाव होता है इनका भी। ठीक है, तो ये हो गए आपके विधायिका मतलब कि कानून बनाने संबंधी अधिकार, विधायिका संबंधी अधिकार। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में क्या अधिकार प्राप्त है इनको, तो वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, जैसे जैसे वित्तीय प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है। वित्तीय प्रशासन का संचालन, कितना खर्च करना है, कितनी आय है, कितना व्यय है, ये सारी बातें, ये सारा कैलकुलेशन कौन करता है, ये संघीय सरकार ही करती है, मतलब संघीय परिषद ही करती है, मतलब ये सातों सदस्य करते हैं। ठीक है, ये सब कहां होगा, आय व्यय, अरे भाई बजट तैयार, बजट सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बजट होता है ना देश का, तो बजट तैयार करने का काम ही इनका होता है। बजट तैयार कौन करता है, स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में बजट तैयार करने का कार्य कौन करता है, संघीय सरकार, मतलब कि संघीय परिषद, मतलब कि सातों सदस्य। इसी क्रम में याद रखिएगा आप लोग भी, तो आप कंफ्यूज होगे नहीं, क्योंकि किताब में है ना क्या होता है कि एक लाइन पहले आपको मिलेंगे 7 सदस्य, उसके बाद में 2-3 लाइन पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा संघीय परिषद, फिर कभी संघीय सभा, संघीय सरकार, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये बोल क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो ये आय और व्यय का हिसाब है ना संसद को देते हैं। इसके अलावा राजस्व या दूसरे है ना जो कर होते हैं उनको प्राप्त करना, मतलब एकत्रित करने का कार्य संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी करना। तो जितने भी आय व्यय संबंधी लेखा जोखा होता है ना, ये सारी व्यवस्थाएं इसके द्वारा ही, इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही की जाती है। कैंटन संबंधी अधिकार, तो कैंटन को सुनकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे भारत में राज्य है, स्विट्जरलैंड में उनको कैंटन कह दिया जाता है। और बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए आप लोग, जैसे यहां पर आपको केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, है ना, तो ऐसे वहां पर अर्ध कैंटन है, आधे कैंटन, तो 6 अर्ध कैंटन है और 19 पूर्ण कैंटन है। क्लियर है, चलिए, तो जैसे यहां पर ना केंद्र शासित प्रदेश अर्ध कैंटन और जो पूर्ण राज्य है वो पूर्ण कैंटन है, दैट्स ऑल। कैंटन संबंधी अधिकारों के अंतर्गत क्या आएगा, तो संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। जैसे क्या अधिकार प्राप्त है भाई इनको लेकर के, कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करना। भाई राज्यों में, कैंटनों में मतलब राज्यों के संविधान किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कहीं उन संविधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये देख रेख करने का काम भी इनके पास में है, अधिकार है इनके पास में, चाहे तो करे। और कैंटनों के द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इन सातों सदस्यों की जो परिषद होती है ना, इनकी स्वीकृति अनिवार्य होती है। वो कैंटनों के वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक विशेष पकड़ होती है इनकी, है ना, इस क्षेत्र में भी। संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत 1848 में निर्मित संविधान के द्वारा संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियां नहीं दी गई थी। जब शुरू में संविधान बना था तो उस समय इनको कोई ऐसी संकटकालीन शक्तियां नहीं दी गई थी। लेकिन क्या हुआ ना कि आगे चल करके व्यवहारिक रूप से, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट काम तो यही कर रहे हैं, तो व्यवहारिक रूप से धीरे धीरे प्रमुख शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां इनके हाथों में आ गई। और हालांकि कह सकते हैं कि वर्तमान के संविधान में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि संकट के समय आप पूरा प्रशासन आपके हाथ में आ जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वर्तमान के संविधान में भी। लेकिन व्यवहारिक रूप से संकटकालीन शक्तियां जो है अध्यादेश जारी करने के माध्यम से ये इनके हाथों में आ जाती है। व्यवहार में जब कभी देश में आंतरिक या बाहरी परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न होता है तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए और संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य किया है। ठीक है, संघीय सभा मतलब संसद ने दोनों सदनों ने मिलकर के ये व्यवहारिक रूप से बना लिया है कि भाई ऐसी कोई स्थिति आती है अचानक से, है ना, कहीं अंदर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई या किसी के आक्रमण का संकट हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है संघीय परिषद के सातों सदस्य जो है अपने विवेक के अनुसार कोई निर्णय ले सकते हैं और उसके हिसाब से एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर है, 5 पॉइंट आपके कार्य शक्तियों के भी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं सेशन में जो 10 पॉइंट हमने अलग अलग डिस्कस किए हैं कंप्लीट समझ आए होंगे और इसी के साथ में आपकी कार्यपालिका कंप्लीट हो गई। कल वाला सेशन एक रोमांचक सेशन होने वाला है, एक छोटा सा सेशन होगा और लेकिन बहुत अच्छा होगा, जिसमें आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। एक छोटी सी चर्चा हमने कल वाले सेशन की आज मैंने की जरूर है ना, थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को
देखिए कल का कुटोपी क्या है, स्विस कार्यपालिका न तो संसदीय है और ना अध्यक्षात्मक है। इस वाले पॉइंट पर थोड़ी सी चर्चा मैंने आज भी की है, लेकिन कम से कम 3 या 4 मिनट तक चर्चा मैंने कल वाले सेशन में की थी कि न तो ये कार्यपालिका है ना संसदीय है, माफ कीजिएगा, ये कार्यपालिका न तो संसदीय है और ना अध्यक्षात्मक है। ठीक है, तो अब कभी कभी एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था या कार्यपालिका न तो संसदीय टाइप की है और न ही अध्यक्षात्मक प्रकार की है ना। वर्णन चर्चा कीजिए या जो भी है डिटेल में समझाइए, विस्तार से समझाइए। इसका कुछ एक टॉपिक एक क्वेश्चन सेपरेटली आता है, तो इस पर भी मैं एक सेशन लेकर के आ रहा हूं ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो पाए। क्योंकि कल वाले सेशन में जब मैंने आपको पॉइंट पढ़ा रहा था कि अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली के नाम से एक पॉइंट था, जब वो पढ़ा रहा था तो उस समय मुझे लग रहा था कि यार मैं जो है कहीं ना कहीं एक खुल के नहीं बता पाया आप लोगों को, जैसा पूरा पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, वो नहीं हो पाया है। तो इसीलिए एक मुश्किल से 15 से 20 मिनट के बीच में एक सेशन आएगा कल वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच सेशन के लास्ट तक बने रहने के लिए। हालांकि थैंक यू तो अब मैं क्या बोलूं यार, ठीक है, एक परंपरा है यूट्यूब की जो निभा रहा हूं मैं कि लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को थैंक यू बोलना, टीचर लोगों को। वैसे तो थैंक यू बोला नहीं जाता है ना, थैंक यू तो स्टूडेंट को बोलना चाहिए, बट इट्स ओके कि आप सेशन के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से आप प्रमोट करते रहिएगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल की लिंक छोड़ रखी है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए यदि नहीं किया अभी तक तो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन की कंप्लीट अपडेट, मतलब नोट्स, लेक्चर, ये सब आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी जो नया यूट्यूब चैनल है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। यदि आप बिल्कुल फ्यूचर में सोच रहे हैं कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या है ना किस तरह का सिलेबस होगा, कैसे पढ़ाई करनी होगी, है ना, क्या क्या कंटेंट होगा वहां पर, ये सारी चीजें मैं आपको वहीं पर बताने वाला हूँ। क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा जल्दी से। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।